उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से आ रही है, जहां पर मंथन लगातार जारी है और ऐसे में बैठक भी लगातार जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक जारी है। यूपी सरकार के गठन पर बड़ी बैठक ये लगातार हो रही है। सीएम योगी, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में बीएल संतोष, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, दिनेश शर्मा इसमें मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह इसमें मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद हैं, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं, राधा मोहन भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक का जो एजेंडा है उसमें बड़ी खबर यही है कि अब सरकार का चेहरा कैसा होगा, कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे, किन किन लोगों को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इसी को लेकर मंथन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व इसमें अहम जिम्मेदारी अदा कर रहा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठकों का दौर लगातार बनाए हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा भी की जा रही है। जिन जिन जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर समीक्षा की जाएगी। कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वजह रही है, किन वजहों से जब पीएम की लहर चल रही थी, सीएम योगी की लहर चल रही थी, तो इन जगहों पर हार आखिर क्यों हुई है। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। निशांत राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ गए। पहले दिल्ली चलेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का अपडेट है। निशांत, बैठक 4 बजे से चल रही है, 5 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। का समय हो चुका है और बैठक में जो प्रमुख चर्चा है वो हार की समीक्षा की जा रही है। खासकर बीजेपी ने जिस तरीके से पूर्वांचल में कई सारी सीटें लूज की हैं उस पर चर्चा की जा रही है। गाजीपुर पूरा जिला बीजेपी वहां पर हारी है, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जो कि पहले मोदी सरकार के जो पहले फेज था उसमें मंत्री थे, रेलवे MOS रेलवे थे, इसके बाद IT एंड कम्युनिकेशन उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वो हारे हैं और अभी फिलहाल वो LG हैं जम्मू कश्मीर के। दूसरा कौशाम्बी जिले में जो सीटें हारी हैं खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य हारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को हराने वाली जो पल्लवी पटेल थी वो बाहर से आई थी, उसके बावजूद वहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजमगढ़ जिले में हालांकि पिछली बार भी वहां एक सीट मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा खराब रही है। मऊ जिले में भी सीटें कम आई हैं। बलिया में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी अपना चुनाव हारे हैं, तो इन तमाम सीटों पर समीक्षा की जा रही है कि पार्टी के हार के क्या कारण रहे हैं, क्योंकि 2022 से 2024 का सफर तय करना है और इस सफर में यह देखना है कि पार्टी को मुश्किलें कहां कहां आ रही हैं और इन मुश्किलों को कैसे दूर किया जाए ताकि 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन फिलहाल जहां पर खराब रहा है वहां पर इस प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, पुराने कितने मंत्रियों को जगह मिलनी है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है कि पिछली बार के लगभग 50% मंत्री इस मंत्रिमंडल गठन में रहेंगे। इसके अलावा नए 50% मंत्रियों को मौका में दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो पूरे 5 साल योगी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकार चलाते हैं। ऐसे में असीम, अरुण, राजेश्वर सिंह, AK शर्मा जैसे जो तमाम बीजेपी में शामिल हुए ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो जातिगत समीकरण साधने के लिए खासकर जिस तरीके से इस बार बीजेपी को जाटव वोट मिला है, तो बेबी रानी मौर्य को बड़ा मंत्रालय या बड़ा मौका दिया जा सकता है। कहा यहां तक जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पूर्वांचल में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हो सकता है कि पूर्वांचल से कोई ब्राह्मण चेहरा डिप्टी सीएम की पोजीशन पे आए। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो MLC के चुनाव हैं, 36 सीटों पर MLC के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से MLC के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं, ये तमाम बातें हैं जो कि आज की बैठक में डिस्कस हो रही हैं। लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल गठन में इस बैठक के बाद भी फाइनल मोहर नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि होली के बाद एक और बैठक हो और उस बैठक में मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा उस पर अविनाश का रुख लेते हैं। अविनाश, न सिर्फ नए कैबिनेट के चेहरे को लेकर मंथन किया जा रहा है, बल्कि जब मोदी लहर की बात करते हैं, जब योगी लहर की हम बात करते हैं और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएं तो इस पर मंथन भी जरूरी है।
देखिए, जाहिर सी बात है, जब चुनाव खत्म होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से हार और जीत की समीक्षा करती है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लगभग 50 सीटें कम हुई हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को गाजीपुर, चंदौली, माफ़ करिएगा, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में हुआ है। लेकिन देखिए शफान, अगर वहाँ के आप जातीय समीकरण को समझे तो जो हार की वजह है कहीं ना कहीं साफ हो जाती है। और चूंकि जिस तरीके से जिस बेल्ट में भाजपा की हार हुई है, जैसे हम गाजीपुर की बात कर लें, गाजीपुर में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इस चुनाव में उसको देखा गया कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मजबूती के साथ डेडली कास्ट कॉम्बिनेशन साबित हुआ। जैसे कि अगर हम यादव वोटरों की बात करें, एक मुश्त जो यादव वोटर था वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, जो कि अच्छी खासी तादाद, चाहे हम गाजीपुर के किसी भी विधानसभा में चले जाएं, जमनिया की बात कर लें, गाजीपुर सदर की बात कर लें, जखनिया की बात कर लें, या फिर जो बाकी की विधानसभा सीटें हैं, वहां पर यादव और मुसलमान के अलावा जो राजभर वोट बैंक है उसकी भी अच्छी खासी तादाद है। और जिस तरीके से इस बार देखा गया कि जो राजभर वोट बैंक है वो मुखर होकर खुलकर वो ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा दिखा, तो वहां पर हार की एक वजह समझ में आती है कि जो जातीय समीकरण है, कहीं ना कहीं उस जातीय समीकरण को, जातीय ध्रुवीकरण को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। कुछ ऐसे ही हालात आजमगढ़ में भी नजर आए। आजमगढ़ में भी अगर हम यादव मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो यादव मुस्लिम वोट बैंक की जो तादाद है सबसे ज्यादा है, और उसके साथ जो राजभर वोट जुड़ा वहां की कुछ विधानसभाओं में, उसने भाजपा को काफी नुकसान किया। तो भाजपा को ये तो पता है कि हार वहां पर कैसे हुई, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करेगी कि 2024 में जो परफॉर्मेंस रहा इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का, वो परफॉर्मेंस ना रहे। और चूंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनने का वो चुनाव होगा, तो वैसे में उस जातीय समीकरण को, उस जातीय लामबंदी को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, तो भाजपा अब उस पर काम करना शुरू कर देगी। तो ये चूंकि देखिए, ये जब समीक्षा होती है तो बाद में उसको लेकर एक एक्शन प्लान भी पार्टियां बनाती हैं, रोड मैप तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में किस तरीके से उन जातियों को खुश करने का काम किया जाएगा, उन जातियों के जो प्रमुख चेहरे होंगे, उनके नेता होंगे, उनको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। तो ये तो हार और जीत की समीक्षा की बात हुई। लेकिन देखिए, जो मुख्य रूप से आज की जो बैठक चल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि उस बैठक में कैबिनेट का गठन और जो एमएलसी चुनाव होना है, इसको लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। अगर हम एमएलसी चुनाव की बात करें तो माना जा रहा है कि आज देर शाम या कल सुबह तक जो प्रत्याशियों के नाम होंगे भाजपा के, वो घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 15 मार्च से ही जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो भाजपा नहीं चाहेगी कि इसमें और ज्यादा देरी हो। दूसरी बात, जहां तक सवाल कैबिनेट गठन को लेकर है, तो देखिए, कैबिनेट गठन की बात करें तो जो कैबिनेट का गठन होने वाला है शफान, उसमें 2024 में जो चुनाव होना है उसकी साफ झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, अविनाश नजर बना के रखेगा। निशांत, आप भी दिल्ली में लगातार नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।